नमस्कार। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज पहली खबर में हम बात करेंगे, मोदी कैबिनेट में अचानक फेरबदल किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल का सियासी कद बढ़ाकर उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भोपाल के बैरसिया का रहने वाला धर्म बदलकर सौरभ जैन से सलीम बना कट्टरपंथी के मामले में गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ऐसा पहली बार यह मामला सामने आया है। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिर के पास शराब की दुकान खोले जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बांध की दीवार लगातार कमजोर होने से किसी बड़े हादसे की संभावना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। कहते हैं, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सटीक दांव पेंच खेलने वाला फिलहाल कोई और नहीं है। पार्टी के निर्णय हों या नेताओं के बयान, इनके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में मामूली फेरबदल करके कुछ नए संकेत दिए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर उन्हें भू विज्ञान मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया गया है, जबकि उनके मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है। जबकि अर्जुन राम मेघवाल पहले से ही संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। बता दें कि मेघवाल को राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। दरअसल राजस्थान में दलितों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ की कुल 100 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान में दलित मतदाता परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही अपना वोट देते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना वोट बैंक मानती है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि जिस दल ने SC और ST सीटों पर कब्जा जमाया है, राजस्थान में उसी की सरकार बनी है। यही कारण है कि मेघवाल का सियासी कद बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के दलित वोटरों को साधने का एक तरह से प्रयास किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना को देखें तो राजस्थान में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का 17.83% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 13.48%, यानी 31% से ज़्यादा दलित वोटरों की आबादी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामूली सा फेरबदल किया है और देखा जा रहा है कि अब चूंकि राजस्थान में चुनाव निकट हैं और साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि केंद्र में भी आगामी वर्ष में चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना, तो ऐसे में अभी से विसात बिछाना शुरू कर दी गई। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता जयपुर से विष्णु प्रसाद जी, जो बात सामने आ रही है कि अर्जुन जो बताया रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल का कद बढ़ा दिया गया है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह जो कदम उठाया है और राजस्थान के दलित मतदाताओं को साधने की जो कवायद है, कितनी सफल होगी भारतीय जनता पार्टी की यह कवायद, और अर्जुन राम मेघवाल का कद बढ़ने से राजस्थान में क्या सियासी फेरबदल और क्या सियासी समीकरण बदलने की संभावनाएं हैं? जी, अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से सांसद हैं जी। राजस्थान में दलित चेहरों में इनका कद बहुत बड़ा है। ये 2009 में पहली बार जीतकर सांसद बने थे और 2013 में इनको बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया गया था। दलित वोटों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और एक साफ सुथरी छवि, साइकिल से ये संसद जाना पसंद करते हैं, पगड़ी बांधते हैं, तो इस कहीं ना कहीं ये मैसेज देते, राजस्थानी होने का प्योर मैसेज देते हैं जी। और बीजेपी एक ही तीर से दो निशाने साधने वाला सा काम है इनका। जैसे किरण रिजिजू जी का आए दिन अपन पिछले महीने 2 महीने से अब देखते हैं, अपन जानकारी लेते हो, जजों के खिलाफ आए दिन कमेंट वगैरह इस चक्कर से उनकी सरकार की कुछ किरकिरी हो रही थी। दूसरा, कर्नाटक को भी इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि दलित वोट बैंक वहाँ किसका है, वहाँ दलित खिसकने की वजह से कर्नाटक में बीजेपी के विश्लेषण में यह आया, हार की वजह सबसे बड़ी यही रही उनकी जी। तो वही देखकर राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, तो इसलिए दलित वोट बैंकों को साधने के लिए सबसे पहले उन्होंने इनका अर्जुन मेघवाल जी का कद बढ़ाया है। आपने सही कहा कि दलित जो समीकरण सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगा है कि कहीं ना कहीं दलित मतदाता जो हैं वो उनसे दूर होते जा रहा है, तो अब उनके जो चेहरे हैं, उनके जो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, उनका कद बढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि समीकरण देखे जा रहे हैं कि अब राजस्थान में जैसा कि केंद्र सरकार ने किया है, केंद्र के चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है, क्या संभावना है? जी, राजस्थान में 34 विधानसभा सीटें जनजाति, अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, जहाँ सीधा असर दलित वोट
जी। दलित सीटों का है तो सीधा सीधा असर आपको दलित चुनाव में इन पर चुनाव में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में क्या सियासी समीकरण बदलेंगे इससे? इससे राजस्थान में सियासी समीकरण तो कुछ ज्यादा विशेष तो फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम्म। बीजेपी की भी हालत कांग्रेस जैसी ही है। हम्म। लेकिन इससे काफी हद तक वोटों में उनको राहत में दलित समुदाय में एक मैसेज दे दिया इन्होंने, तो उससे कुछ लगे दलित समुदाय जो खिसक रहा है हम्म। वो खिसकेगा नहीं, वापस आ जाएगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने होते हमारे संवाददाता जयपुर से विष्णु प्रसाद, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब जो सियासी समीकरण है वो बदल सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने मामूली फेरबदल किया है। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल को जिस तरह से उन्होंने उनका कद बढ़ाया है, सियासी कद बढ़ाया, पहले से उनके पास मंत्रालय थे, लेकिन अब कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार उनको दे दिया। स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय उनके पास रहेगा, और राजस्थान के दलित मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की यह कवायद कितनी सफल होगी, राजस्थान के स्थानीय जब चुनाव होंगे, वहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे तब, और लोकसभा चुनाव में इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, और क्या जिस दृष्टिकोण से, जिस उद्देश्य को लेकर के यह प्रक्रिया की गई है वह सफल होती है, यह चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां भोपाल के बैरसिया का रहने वाला धर्म बदलकर सौरभ जैन से सलीम बना कट्टरपंथी के मामले में गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। मामला बहुत गंभीर है, यह अलग तरह का नेक्सस चल रहा है, जांच की जा रही है, जल्दी बहुत कुछ सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना एटीएस ने 9 मई की सुबह भोपाल और छिंदवाड़ा में दबिश देकर 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर से जुड़े होने पर ये गिरफ्तारियां की गई थीं। इनमें से सलीम भी एक है। सलीम कभी सौरभ राज्यवैद्य जैन हुआ करता था। 12वीं तक वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाया करता था। पीएचडी करके भोपाल के कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर कमाल ने उसे बरगलाया है। वह जाकिर नाइक के वीडियो देखने लगा, नाइक से मिलने मुंबई भी गया था, और वहीं पर ही सौरभ से सलीम बन गया था और पत्नी मानसी को रायला बना दिया था। अब ये पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया, और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सिस है, और इस अलग तरह के नेक्सिस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच एसआईटी कर रही है, और ठीक जल्दी आएगा। काफी लोग अभी 19 तारीख तक हिरासत में हैं। हैदराबाद की भी टीम हमारी गई थी, उसको भी वहां से कई हैदराबाद से जानकारियां मिली हैं, वो सब भी जांच में ले लिए हैं। सारी चीजों का इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं समझता हूं जल्दी और भी आपको खुलासे होंगे। ये कमाल जी, प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। एसआईटी इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहां कहां इनका नेटवर्क है, आय के स्रोत क्या थे, बैंक के अकाउंट, सारे के सारे विषयों की जांच एसआईटी कर रही है। और जिस तरह से 9 मई को मध्य प्रदेश में एक छापेमारी कार्रवाई की गई थी, और उस एनआईए की टीम के द्वारा जो छापामारी कार्रवाई की गई थी उसमें 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसमें सलीम भी एक शामिल था। और आपको बता दें कि सलीम, जिसके बारे में बात की जा रही है, वह पहले स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाया करता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की शाखाओं में जाया करता था। 12वीं तक पीएचडी के बाद एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया था, और फिर धर्म परिवर्तन किया। अब परिवार लोगों ने आरोप लगाया, परिवार वालों ने, कि यह जैन थे। और उसके बाद में इन्होंने, जब ये मुंबई गए हैं जाकिर नाइक से मिलने के लिए, तब वहाँ पर इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। और धर्म परिवर्तन का ये इस तरह का पहला मामला सामने आया है। हालांकि जांच चल रही है, बातें सामने आ रही है, और इसी बीच में आपको बता दें कि कुछ वीडियो भी रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जो धार्मिक मुद्दों पर उन्होंने बात की है। सलीम ने जो बात की है, एसआईटी की टीम, एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह HUT में कैसे जुड़ा था, किस माध्यम से जुड़ा था। और उसके बाद में, अब चूँकि जाँच चल रही है तो जाँच में बातें सामने आएंगी। और आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने जब ये छापामार कार्रवाई की गई थी तो उत्तर प्रदेश से कुछ इनपुट मिले थे, और जैसा कि बताते हैं सूत्रों के आधार पर जो जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश से मिले इनपुट के आधार पर यह छापामार कार्रवाई की गई थी। और इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई हुई उसमें भोपाल और छिंदवाड़ा से 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था।
और जिस तरह से अब बात सामने आ रही है कि इस मामले में जांच चल रही है, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आ गया कि ये इस तरह का पहला मामला और एक अलग तरह का नेक्सस चल रहा है। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता विवेक सिंह भोपाल से। विवेक, जिस तरह से बात आ रही है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है कि ये अलग तरह का नेक्सस चल रहा है और उन्होंने खुद धर्म परिवर्तन किया, पत्नी का धर्म परिवर्तन करा दिया है, और अब तक पूछताछ में जो बातें सामने निकल कर आई हैं कि वो प्रोफेसर कमाल से मिले, जाकिर नाइक के फैन हो गए, उनके वीडियो देख रहे थे, क्या पूरा मसला है? और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे हैं कि ये अलग तरह का नेक्सस चल रहा है, तो इसमें किस तरह की छानबीन चल रही है? विवेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सूरज, अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में एनआईए की टीम और एटीएस की टीम कार्रवाई कर रही है और जो एचयूटी के 11 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे उनको 19 मई तक रिमांड पर भेजा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और लगातार जो अगर हम बात करें एटीएस के कार्रवाई जो है वह लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से जो एचयूटी के 11 सदस्य गिरफ्तार किए थे उनको कोर्ट में पेश किया गया था और अब उनको 19 मई तक रिमांड पर भेजा गया है। तो ऐसे में उनसे अलग अलग जो पूछताछ की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके हिसाब से लगातार एटीएस की टीम आगे अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर हम बात करें जिस तरीके से सौरभ नाम का युवक जिसने धर्म परिवर्तन किया था और उसके बाद अपनी पत्नी का भी धर्म परिवर्तन करवाया था, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक अलग तरीके का नेक्सस चल रहा है और दरअसल पूरा मामला जाकिर नाइक के वीडियो देखने से जुड़ा हुआ है और जो प्रोफेसर कमाल का नाम अब सामने आया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो जांच टीम है अब वो उसको लेकर भी भाई अब आगे कार्रवाई कर रही है और उनसे भी पूछताछ की जा सकती है कि आखिर आय के क्या स्रोत थे और जाकिर नाइक को लेकर किन और युवाओं को बरगलाने का काम में प्रोफेसर कमाल ने किया था और किस तरीके से जाकिर नाइक की जो वीडियो होती थी उसमें किस तरीके के युवाओं को दिखाते थे और कैसे फिर उनको बरगलाने का काम करते थे और एचयूटी संगठन या फिर धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियों में भाई शामिल कराते थे और कितने और ऐसे युवा हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है और उनको ऐसी गतिविधियों में जोड़ने का काम में प्रोफेसर कमाल ने किया है। तो इन तमाम बिंदुओं की जांच एटीएस की टीम कर रही है और जो 11 सदस्य एचयूटी के गिरफ्तार किए गए थे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है सूरज के जो 19 मई तक जो रिमांड पर उनको भेजा गया है, एटीएस की टीम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। जो रायसेन का मामला सामने आया था कि रायसेन में उनको फायरिंग करने की ट्रेनिंग दी जाती थी और अन्य प्रदेशों से अगर हम बात करें जिस तरीके से हैदराबाद से भी 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं में यह सौरभ था। तो कहीं ना कहीं अब वो बैरसिया का निवासी था, हालांकि उसके परिजनों का कहना है कि उसको दबाव के कारण उसने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन अगर हम बात करें उसके परिजनों ने सीधे तौर पर कहा है कि उनके लड़के को फंसाया गया है, वह इस तरीके की गतिविधियों में नहीं था, लेकिन जब उसने धर्म परिवर्तन किया था उसके बाद उसकी कहीं ना कहीं पूरी जो गतिविधियां थी वह पूरे तरीके से बदल गई थी और वह उसके जो परिवार के जन हैं या उनकी माता की बात करें या फिर उनके पिता की बात करें तो उन्होंने कहा कि 2015 की बात है जब रक्षाबंधन का पर्व था तो उसने राखी बंधवाने से भी मना कर दिया था क्योंकि इसी की गतिविधियों के चलते उसके जो पिता का बयान सामने आया है कि भाई कई सालों से अपने बेटे से बात नहीं कर रहे थे और उसने उसके बाद अपनी पत्नी का भी धर्म परिवर्तन करा लिया था और अपने बच्चों के भी नाम बदल दिए हैं। इन तमाम बिंदुओं पे अब जांच चल रही है जाकिर नाइक के वीडियो को लेकर, प्रोफेसर कमाल को लेकर और अन्य जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कई खुलासे हो सकते हैं, उन विषयों पर भी एटीएस की टीम जांच कर रही है। जी सूरज, सही कहा आपने कि ये जिस तरह से जांच चल रही है और नए नए खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं। अभी इसमें दो बातें सामने आ रही हैं। क्या अभी तक नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा ऐसा कोई बयान सामने आया है या फिर कोई पूछताछ में बात सामने आई ये है कि सौरभ को जो सलीम बन गया था एचयूटी तक कैसे पहुंचा, उसका सदस्य कैसे बना, वो कौन सा माध्यम था, पहली बात। दूसरी बात की अभी हाल ही में जो एनआईए के छापे हुए थे भिंड में और बड़वानी में कि जहाँ हथियारों की सप्लाई से मामला जुड़ा था कि वो हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, तो उस मामले में ये दोनों मामले से एक दूसरे को जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि वो 122 जगह है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो छापेमारी हुई थी इससे पहले 9 तारीख को उसमें जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर, उन इनपुट के आधार पर पूरे देश में 122 जगह छापे मारे गए थे। तो ये दोनों मामले क्या क्या हैं?
बिल्कुल सूरज, अगर हम बात करें जिस तरीके से देश के 122 अलग अलग ठिकानों पे, जिसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भिंड और बड़वानी में भी छापेमार कार्रवाई की थी एनआईए की टीम ने। और जो आपने सवाल किया है कि दोनों मामले एक साथ जुड़े हो सकते हैं क्या, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार एनआईए की बात करें या फिर एटीएस टीम की बात करें मध्य प्रदेश की, तो लगातार कार्रवाइयां कर रही है। इसके पहले खरगोन में भी छापामार कार्रवाई की थी, बुरहानपुर में भी छापामार कार्रवाई की गई थी और लगातार अलग अलग संदिग्ध जो हिरासत में लिए जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हैदराबाद से जो सलीम को गिरफ्तार किया गया था, जो सौरभ नाम का व्यक्ति था जिसने धर्म परिवर्तन किया था और उसका अब फिर उसने अपना नाम सलीम रख लिया था, तो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से भी इनके संपर्क जुड़े हो सकते हैं। तो इससे लेकर भी कहीं ना कहीं एटीएस की टीम ऐसे जो 19 माफ कीजिएगा जो 11 एचयूटी के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो हथियारों की बात सामने आ रही है उसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वह किन गतिविधियों में शामिल थे और आखिर किन घटनाओं को अंजाम देने की वह फिराक में थे। और जो आपने एक और सवाल किया था कि आखिर सौरभ से सलीम बनने का आखिर क्या संबंध था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी तक जो सामने चीजें आई हैं उसमें यही बताया गया है कि जो कॉलेज में वह प्रोफेसर था उसका एक और साथी जो प्रोफेसर था, प्रोफेसर कमाल, वह उसके संपर्क में आया और उसी के माध्यम से भाई जाकिर नाइक के संपर्क में आया और फिर जाकिर नाइक की भाई वीडियो देखने लगा था और फिर उसके बाद उसने धर्म परिवर्तन किया था। ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें तो 19 मई तक उनको रिमांड पर लिया गया है और अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ये जो सौरभ था वह सलीम कैसे बना, किन लोगों के संपर्क में आया और उसने किन किन लोगों को और बरगलाने का काम किया है। इन तमाम बिंदुओं के जो सवाल हैं वह अभी आना बाकी है। जी सूरज। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने थे हमारे संवाददाता विवेक सिंह। और जैसा बताया जा रहा है कि 9 तारीख को जो 9 मई को कार्रवाई की गई थी एसआईटी और एनआईए की छापामार कार्रवाई में 11 सदस्यीय जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो आतंकी संगठन से संबंध रखते थे और उनसे पूछताछ की जा रही है। और हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है कि इस तरह का पहला मामला है और ये अलग तरह का नेक्सस चल रहा है, पूछताछ की जा रही है, इसमें और भी खुलासे होंगे और नई चीजें अभी सामने आ सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के सैकड़ों पदाधिकारी और गांव की महिला व पुरुषों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया है। लोगों का आरोप है कि खुर्जा तहसील के रनिया थाना क्षेत्र के THDC ऊंचा गांव में जहां 3 मंदिर हैं, आबकारी विभाग ने मंदिरों के पास शराब के ठेके खुलवा दिए हैं, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि THDC में जो लेबर काम करती है वह ठेके से शराब लेकर पीते हैं और मंदिरों में उपद्रव मचाते हैं, क्योंकि आबकारी विभाग ने ठेके गांव के मंदिरों के पास ही खुलवा दिए हैं और शराबी शराब पीकर रोड पर लेट जाते हैं। महिलाएं व लड़कियां जो मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं, अर्चना करने के लिए आती हैं, उनसे अश्लीलता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, शराब पीकर उत्पात मचाते हैं, जिससे गाँव की महिलाएं व लड़कियों का मंदिर में पूजा अर्चना करना के लिए जाना भी दूभर हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार पुलिस में और आबकारी विभाग से लिखित में शिकायत की गई है, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आखिर निराश होकर वह भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे। आबकारी अधिकारियों ने 1 सप्ताह में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। दारू के ठेके खुले हुए हैं ऊंचा गांव में और वहाँ लोग ड्रिंक करके बदतमीजी करते हैं, टॉयलेट वगैरह सब वहाँ पे करते हैं और घर के और पास वहाँ गांव में सब घूमते हैं। पूरे गांव की लेडीज है, यहाँ पर गांव की लेडीजें आई हुई हैं और महाशक्ति की लेडीज और जेंट्स सब आए हुए हैं। जी सर, यहाँ पर भी आगे शिकायत की है, यहाँ पे भी आपके एप्लीकेशन दी है, सैटरडे दिवस में भी दी है, डीएम ऑफिस में भी दी है 3 बार और थाने में भी 4-5 एप्लीकेशन और डीएम सर के यहाँ एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है हमारी। आज हमारा धरना आबकारी विभाग के अधिकारी के खिलाफ है। ऊंचे गांव का मामला, खुर्जा क्षेत्र का, पिछले 3 बार से हम ज्ञापन दे चुके, बार अब चुनाव थी, हम इसलिए चुप थे। आपको बता दूं THDC प्लांट बनना, वहाँ पे बाहर की लेबर है, बिहार की, जो कि हमारे गांव में, ऊंचे गांव में 3 मंदिर हैं, 3 मंदिर की बराबर में ही 3 ठेके हैं, अंग्रेजी का, देसी का और बियर का। वो लोग वहाँ आते हैं, शराब पीते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। जो महिला मंदिर को जाती हैं उनसे गाली गुफ्तार करते हैं, कमेंट्स बाजी करते हैं। जो महिला और पूरा गांव परेशान है ऐसे लोगों से।
मंदिर के पास शराब की दुकानें खुलने से ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने धरना दिया है। कलेक्ट्रेट गेट पर उन्होंने जाकर के प्रदर्शन किया है। हालांकि आबकारी अधिकारियों ने इस मामले में उन्हें आश्वासन दिया है कि हम यह जो है इसका कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता बुलंदशहर से सुरेंद्र सिंह भाटी। सुरेंद्र सिंह, किस तरह का मामला है और जबकि कहा जाता है कि चाहे स्कूल हों, शिक्षा के जो संस्थान हैं, उन शिक्षा के संस्थानों से, मंदिरों से एक निश्चित दूरी तय की गई है कि उसके बाद उससे ज़्यादा दूरी पर ही शराब दुकान खुल सकती हैं। तो यहाँ मंदिर से बिल्कुल लगा करके जो दुकानें खोली गई हैं, क्या है पूरा मामला और कैसे दुकानें खुल गई? जी बिल्कुल पाठक जी, ये खुर्जा क्षेत्र का गांव है का गांव जी, जिस पर एक कंपनी खोली गई थी PhD। अब आबकारी विभाग ने वहां पर गांव में मंदिर है, वहां पर एक ठेका खोल दिया अंग्रेजी तरफ जी। जो लेबर काम करती है इसमें THDC में, वो वहां से शराब खरीदती है और फिर गांव में पीकर उत्पात मचाते हैं, क्योंकि वहां पर 2-3 मंदिरें हैं, वहां पर महिलाएं लड़कियां जो पूजा करने आती हैं उनको भगवतिया करते हैं, अश्लीलता करते हैं, जिसको लेकर पूरे गांव की महिलाएं पुरुष भी परेशान हैं। उन्होंने कई बार पुलिस से भी शिकायत की, आबकारी विभाग में भी इधर उधर काफी शिकायतें की शासन प्रशासन से, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार परेशान होकर उन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु महाशक्ति के बैनर तले कलेक्ट्रेट गेट पर आज धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, अपनी मांगों को लेकर कि यहाँ से ठेका हटा दिया जाए, क्योंकि पहली बात तो गांव है, दूसरी बात वहाँ पर मंदिर है और मंदिर के आसपास ऐसा कोई भी शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। लेकिन आबकारी विभाग ने वहाँ पर ठेका खोल दिया। उसी के खिलाफ आज यहाँ पर सैकड़ों महिला और पुरुष धरने पर बैठ गए और जब तक नहीं उठे तब तक उनकी मांगे पूरी नहीं। आखिरकार आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं धरनारत लोगों के पास में और उनकी समस्या सुनते हैं। आखिर उन्होंने एक आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। समस्या का समाधान ये होगा कि उन्होंने एक आश्वासन दिया कि ठेका तो हम ऊपर से आदेश होगा, ऊपर से हटते हैं, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि बाकी महिलाएं और लड़कियों को कोई परेशानी ना हो। नहीं, लेकिन यहाँ सुरेंद्र सिंह एक बात है कि ग्राम पंचायत ने भी तो अनुमति दी होगी, ग्राम पंचायत ने कैसे अनुमति दे दी वहां पर? जी बिल्कुल, यही देखने वाली बात है कि आगे ग्राम पंचायत ने किसके संरक्षण में वो अनुमति दी जो आबकारी विभाग ने वहां पर ठेका खोला। जिस ठेके को लेकर आज पूरे ग्रामीण परेशान है और वहां से महिलाओं का कहना है कि सप्ताह के अंदर हमारी परेशानी हल नहीं होती है तो हम ठेके में तोड़फोड़ करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ठीक है सुरेंद्र सिंह, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह भाटी। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि गांव में मंदिर के पास शराब की दुकान खुलने से, 3 ठेके खुलने से ग्रामीणों में आक्रोश है, क्योंकि 3 मंदिर लगे हुए हैं वहाँ पर और जब गाँव की महिलाएं या जो युवतियाँ हैं वो मंदिर जाती हैं तो उन्हें शराबियों द्वारा पत्तियाँ कसी जाती हैं और अश्लील कमेंट्स किए जाते हैं और पूजन करना भी जाने के लिए उनके लिए भी दूभर हो गया। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर, जहाँ मऊगंज और हनुमाना क्षेत्र में दर्जनों बांध खतरे में है। इसका एक बड़ा कारण है कि कमीशन खोर अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार और भ्रष्ट नेताओं की जुगलबंदी के चलते निर्माण कार्य के लिए आई राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो राशि बांध और नहरों के निर्माण और रखरखाव के लिए लगाई जानी थी वह भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में चली गई। किसानों को बांध और नहरों से पानी मिलने का सपना मात्र सपना रह गया, जबकि सिंचाई योजना के नाम पर बहाए गए पानी की तरह जो पैसा था वो पानी की तरह बह गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा का बाण सागर नहर मंडल परियोजना के उन लगभग 80 अधिकारियों पर की गई FIR तो आपको याद ही होगी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जल संसाधन विभाग में बांधों और नहरों के लिए आने वाले पैसे का किस तरह बंदरबांट किया जा रहा है। हनुमाना तहसील के जूड़ा बांध में जो बेलहा गांव के पास स्थित है, यहाँ पर बांध की अपोजिट साइड की दीवार कंपैक्शन और रखरखाव न होने की वजह से पानी के कारण कट रही है और उसमें बड़ी बड़ी नालियां बन गई हैं। यदि अगले कुछ वर्षों में बांध की दीवार कमजोर होकर पूरी तरह से ढह जाए तो लोगों को आश्चर्य नहीं होगा। किसी भी बांध में तकनीकी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाती हैं। अधीक्षण अभियंता नागेंद्र प्रसाद ने बताया कि यदि इसी तरह से स्थिति बनी रही तो आगे कुछ ही वर्षों में बांध की दीवार पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी और टूटकर बहने की संभावना है। मेंटेनेंस करना चाहिए। ऐसा है कि जैसे आदमी अपनी सेहत का BP प्रेशर चेक कराता है, खून की जांच कराता है ना, वैसे भी डैम की भी सेहत का परीक्षण करना चाहिए कि इसमें जो इस तरह के कटाव हो रहे हैं
उसको ठीक करें, नहीं तो फिर बड़ा खर्चा लगेगा। इसको कहेंगे कि हम स्पेशल रिपेयर करें। हाँ, जनता के टैक्स का ज़्यादा पैसा बर्बाद होगा। अभी यदि करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अभी तो कम दाम में होगा, बाद में बड़ा दाम लेगा। तो सरकार के लिए आपका क्या संदेश है इस बात को लेकर के? सरकार के लिए संदेश ये है कि इस प्रकार के जो डैम अपने असेट बन गए हैं उसका मेंटेनेंस तो शुद्ध रहना चाहिए। सभी डैम का मेंटेनेंस टाइम पर होना चाहिए, नहीं तो यदि ये टूटेंगे तो ज़्यादा खर्चा लगेगा। है, बहुत पानी देता है, पैसा देता है, सब कुछ है, बड़ी सुविधाएं देता है। जितना हम आप कल्पना करते हैं उससे ज्यादा सुविधा देता है डैम। और फिर इसके टूटने से नुकसान भी होगा। नुकसान भी उतना ही है। किसानों का नुकसान होगा, किसान का, घरों का नुकसान होगा। नुकसान कहेंगे किसान का तो जो है सो है, किसान तो सबसे सीधा आदमी होता है। बांध की दीवार कमजोर होने से जिस तरह से बताया जा रहा है कि खतरे की संभावना बनी हुई है, वहीं बांध का जब निर्माण किया गया है तब ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस कारण से कमजोर बांध बनाया गया है, कमजोर बांध की दीवार बनाई गई है। और यह दीवार जिस तरह से अभी इसमें नालियाँ बन गई हैं, भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है, बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रीवा से हमारे संवाददाता राकेश शुक्ल। राकेश, किस तरह का मामला है जो बताया जा रहा है कि बांध की जो दीवार है, जूड़ा बांध की जो बात की जा रही है, क्या है पूरा मामला और वो जो दीवार है कहां से कहां तक है और कितने स्तर तक अभी कमजोर बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये हनुमना और मऊगंज तहसील में अगर देखा जाए तो कुल मिला के लगभग 15 से 16 बांधों का निर्माण किया गया है किसानों की सिंचाई के लिए। और गर्मी को देखते हुए, जैसे गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होती थी, इन सारी चीजों को देखते हुए जो है 15 से 16 बांधों का निर्माण हनुमना और मऊगंज तहसील में किया गया। लेकिन आए दिन इन बांधों में अगर देखा जाए तो वरिष्ठ अधिकारी जब जांच करने जाते हैं तो कुछ न कुछ खामियां निकल ही आती हैं। यहाँ एक बात है कि जैसा आपने बताया कि कुछ ना कुछ खामियां निकल आती हैं, तो ये जो दीवार है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि जब निर्माण कार्य किया गया तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावना है, तो क्या इसकी जांच की बात कही गई है कि निर्माण कार्य के समय जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होगी या इसको दुरुस्त करने की बात की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर जब इस बांध का निर्माण किया गया था उस समय पर अगर इसका निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर किया जाता तो शायद जो आज इस जूड़ा बांध की दुर्दशा है, ये दुर्दशा का शिकार ये बांध नहीं होता और ग्रामीणों को भी इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे हमारे संवाददाता रीवा से राकेश शुक्ल। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो बांध की दीवार बनी है, यह बांध की दीवार जर्जर होने की अवस्था में है और इस अवस्था में यदि यही संभावना बनी रहती है तो आगे कोई बड़ा खतरा हो सकता है। और जो बताया जा रहा है कि यदि उस समय जाँच कर ली जाती, उस समय यदि यह बात सामने आ जाती कि जब निर्माण किया जा रहा था तब यदि यह बात सामने आ जाती कि किस तरह से निर्माण किया जा रहा है, उसकी जांच हो जाती, निरीक्षण हो जाता, तो संभवतः यह मामला नहीं होता और यहाँ पर आज जो वर्तमान स्थिति बनी है, यह स्थिति उस समय निर्मित नहीं होती कि व्यक्तियों को यह लगता है, आसपास के लोगों को जो दहशत बनी है कि यह दीवार कभी टूट सकती है और उनके लिए जान का खतरा बन सकता है, यह ऐसा मामला नहीं होता। 4 बड़ी खबर में इतना ही। बन रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।